गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 11वीं के जो विषय है आपको जो बच्चों यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो आज हम पढ़ेंगे दूसरे भाग में। फर्स्ट भाग में आपका अध्याय 6 था बच्चों, आपको याद होगा। तो आज पढ़ेंगे उसके दूसरा भाग में सारणी की मुख्य भाग। तो आंकड़ों के बारे में जो पढ़े थे उसी का आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर। उसका जो है सारणी के मुख्य भाग के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते बच्चों ध्यान देंगे। सारणी के प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला शीर्षक, मतलब उसका ऊपर में टाइटल लिखा रहता है बच्चों, ठीक है, टाइटल। तो सबसे पहले सारणी के ऊपर उनकी संख्या दी जाती है बच्चों, तथा उनके नीचे सारणी शीर्षक दिया जाता है, नाम दिया जाता है वहाँ पर, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आंकड़े किस संबंध में हैं। तो आंकड़ों की अवधि क्या है ना, इन आंकड़ों की किन राशियों में व्यक्त किया जाए। जैसे हमने सारणी में भारत के 1981 से 91 तक के निर्यात का रुपए में दिखाया है, तो सारणी का शीर्षक होगा भारत का निर्यात व्यापार 1981 से 91 करोड़ रुपया में, इसका जो है सन के रूप में। और उसके बाद दूसरा आता है बच्चों यहाँ पर उपशीर्षक, कैप्टन्स, ठीक है। एक सारणी में अनेक जो है उपशीर्षक हो सकते हैं, अतः उन्हें स्पष्ट किया जा सकता है कि इन उप शीर्षकों के स्तंभों को खड़ी रेखा से विभाजित कर लिया जाता है। अंत में प्रत्येक स्तंभों के जोड़ने का भी प्रावधान रखता है यदि आवश्यकता हो तो। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण ध्यान में देखेंगे बच्चों इसमें, है ना। अगला देखेंगे तीसरा सारणी का मुख्य भाग, मेन बॉडी ऑफ टेबल। जैसे क्या होता है, सारणी का आकार तैयार कर उसमें आंकड़े लिखे जाते हैं, या सारणी का मुख्य भाग या अंग होता है। सारणी का आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि उनमें सभी आवश्यक तथ्यों का समावेश हो सके, मतलब वहाँ पर जानकारी मिल सके बच्चों। अगला है चौथा है आंकड़ों का स्रोत, सोर्स ऑफ डाटा। कहाँ से प्राप्त होना है ये ध्यान रखना है। सारणी के नीचे स्रोत लिखकर या स्पष्ट किया जाता है कि सारणी के आंकड़े कहाँ से लिए गए हैं। यह विशेष रूप से उस समय आवश्यक होता है जब द्वितीयक आंकड़े हो। अगला है पाद टिप्पणी, फुट नोट। जब सारणी में दी गई किसी बात को और अच्छी तरह से स्पष्ट करना हो तो उसे नीचे फुट नोट के रूप में दिया जाता है। जैसे हम 1985-90 तक भारत में गेहूं का उत्पादन दे रहे हैं और 1987 में यह उत्पादन बहुत कम दिखाया गया है, तो फुट नोट में यह दिया जाएगा कि 1897 अनावृष्टि या अन्य किसी कारण से उत्पादन कम हो, किस कारण से उसके बारे में बताना है। अगला है बच्चों पंक्ति का शीर्षक, स्ट्रिप जो बोलते हैं, स्ट्रिप्स, है ना। सारणी को प्रत्येक पंक्ति में जो वितरण रहता है उनके बाएं ओर उसका शीर्षक रहता है, तथा प्रत्येक पंक्ति में पदों का उल्लेख होता है। जैसे अभी बताया गया बच्चों, हम 8वीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन लक्ष्य दे रहे हैं, तो प्रत्येक वस्तु का उल्लेख होगा, जैसे खाद्यान्न, कोयला, सीमेंट, बिजली इत्यादि। अगला बच्चों सातवां है रेखांकन एवं स्थान छोड़ना, रूलिंग एंड स्पेसिंग। तो रेखांकन, एक स्थान छोड़ना भी सारणी का प्रमुख अंग है। उचित स्थान छोड़ने से और उचित रेखांकन करने से सारणी अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली हो जाती है। आंकड़ों को प्रविष्ट करने से पहले रेखाओं से सारणी का एक ढांचा तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आवश्यकता अनुसार इसमें क्या कर सकें, सुधार सकते। तो जब तक हम बच्चों यहाँ पर सारणी देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए देखिए सारणी के विभिन्न भागों के प्रदर्शन संबंधी एक नमूना। यहाँ पर सारणी का संख्या लिखना है, टेबल नंबर बोला है, सारणी का शीर्षक क्या है, खाने या पंक्ति। तो देखिए यहाँ पर जो है स्टूप जो है अनुशीर्षक जो है, यहाँ पर उपशीर्षक कैप्टन बॉडी, यहाँ पर स्रोत पर टिप्पणी, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों यहाँ पर सारणियन के सामान्य नियम देखेंगे। जनरल रूल फॉर टेबुलेशन के अंतर्गत, तो अथवा देखें सारणी की रचना कैसे की जाए, हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए टेबल। तो सारणी के संबंध में कोई निश्चित नियम बनाना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव पर बहुत कुछ निर्भर करता है।
प्रोफेसर बावले ने ठीक ही कहा है। समंक समकलन तथा सारणियन में सामान्य ज्ञान ही प्रमुख आवश्यकता तथा अनुभव ही प्रमुख शिक्षा है। मतलब जब तक उनका ज्ञान नहीं होगा को शिक्षा प्राप्त नहीं हो। फिर भी सारणी बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, सारणी की संख्या एवं शीर्षक, नंबर एंड टाइटल ऑफ टेबल। सबसे पहले सारणी की संख्या दी जानी चाहिए तथा फिर बीचों बीच सारणी का शीर्षक दिया जाना चाहिए जो पूर्ण संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अवधि का भी उल्लेख किया जाता है। अगला है उपशीर्षक कैप्शंस, जो भी बताया बच्चों। यहाँ पर सारणी के प्रत्येक खाने में उपशीर्षक दिया जाता है जिसके नीचे संख्या की इकाई दी जाती है। यदि संख्या बड़ी हो तो उसे हजारों, लाखों, 10 लाख, मिलियन व करोड़ में लिखकर छोटी बना लेते हैं, मतलब उसको सामने में लिख कर, है ना। अगला देखेंगे तीसरा, आंकड़ों की तुलना, मतलब जिन समकों की तुलना की जाती है उन्हें पास पास के स्तंभों में रखना चाहिए। पंक्तियों की तुलना में स्तंभों से तुलना अधिक अच्छी तरह से की जा सकती है ना। अगला बच्चों चौथा है अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग। यदि सारणी में अनुपात, प्रतिशत आदि का प्रयोग किया जाए तो तुलना सरलता से की जा सकती है। अगला बच्चों यहाँ पर है योग, तो टोटल। एक सारणी के आंकड़ों के प्रत्येक वर्ग का उपयोग होना चाहिए। जहाँ सारणी में अनेक खाने होते हैं वहाँ योग सामने तथा नीचे दोनों दिशाओं में किया जाता है। छठवां है पदों का उचित उल्लेख, मतलब सारणी में प्रत्येक पद को उचित महत्व देने के उद्देश्य से उन्हें सही स्थान पर लिखा जाना चाहिए। जैसे हम पारिवारिक बजट का व्यय बना रहे हैं तो पहले भोजन व्यय बताया जाना चाहिए, ना कि साबुन पर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पर पद टिप्पणी। फिर से आगे यहाँ पर जो है पाद बोलते हैं उसको। फुट नोट्स, यह प्रयत्न होना चाहिए कि सारणी अपने आप में पूर्ण हो। फिर भी यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो पद टिप्पणी में नीचे सारणी में दिया जाना चाहिए। स्रोत, सोर्स, मतलब सारणी में प्रयुक्त आंकड़े कहाँ से उपलब्ध हुए इसका भी उल्लेख सारणी के नीचे स्रोत लिख कर देना चाहिए, जिससे आंकड़ों के संबंध में कोई संदेह ना रहे। इकाई का मूल्यांकन, आंकड़ों को जिस इकाई में व्यक्त किया गया है उसका मूल्य शीर्षक के पास की उल्लेख कर देनी चाहिए। यदि विभिन्न पदों के लिए विभिन्न जो इकाइयों का उल्लेख किया जाना है तो प्रत्येक के लिए सामने उनका उल्लेख किया जाना चाहिए। जैसे खाद्यान्न के लिए है ना मीट्रिक बोलते हैं, टन, कपड़े के लिए मीटर, रुई के लिए गांठे आदि। ठीक है बच्चों, ये इकाई का मूल्यांकन। अगला है 10वां नंबर जो है खानों का रेखांकन, मतलब एक सारणी में कितने खाने होना चाहिए यह सूचना के आकार पर निर्भर रहता है। साथ ही उपलब्ध स्थान पर भी सारणी का आकार निर्भर रहता है। आंकड़ों को इस प्रकार सारणी में लिखा जाना चाहिए ताकि वह आकर्षक लगे। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं यहाँ पर 11वां संख्याओं के स्थानीय मान के अनुसार। जहाँ सारणी में बड़ी जो है आपका संख्याओं को दशमलव का प्रयोग करते हुए लिखा जाता है वहाँ उसके नीचे संख्याओं को मान के अनुसार ही लिखना चाहिए। जैसे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अगला है बच्चों यहाँ पर अनुपलब्ध आंकड़े, मतलब जिस पंक्ति या उपसर्ग के आंकड़े उपलब्ध ना हो वहाँ NA नोट अवेलेबल लिख देना चाहिए। जहाँ मात्रा शून्य वहाँ शून्य ही लिखना चाहिए। उपसाधन किस अंक तक, यदि संख्याओं में उपसाधन की विधि अपनाई गई है तो कितनी अंकों तक इसका उल्लेख सारणी के ऊपर कर देना चाहिए। जैसे यदि दशमलव के 2 अंकों तक उपसाधन किया गया है तो उसका उल्लेख होना चाहिए। इसे पद टिप्पणी में भी व्यक्त किया जा सकता है। अगला है सारणी का आकार, मतलब सारणी का आकार ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना बहुत छोटा। यदि सामग्री बहुत अधिक हो तो कई सारणियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए और फिर बाद में एक सारांश सारणी भी बनानी चाहिए जिसमें सभी सारणियों का सारांश हो। 15वां है आकर्षण स्वरूप, मतलब सारणी के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वह आकर्षक हो। 16 नंबर कॉलम में ध्यान देंगे बच्चों, कॉलम नंबरों का उल्लेख, मतलब कौन कौन से कॉलम। यदि संभव हो तो सभी कॉलमों के नीचे क्रमशः 1, 2, 3 आदि नंबर डालना चाहिए। इससे विशिष्ट जो है परिस्थिति में आवश्यक जानकारी दी जा सकती है। जैसे यदि कॉलम 1 में व्यक्ति की तनख्वाह दी गई हो
दी गई हो तो कॉलम 2 में खेती से आय, कॉलम 3 में अन्य आय हो तो कॉलम 4 में समस्त आय 1 2 3 दिया जा सकता है बच्चों। यहाँ पर इसी तरह अन्य जानकारी भी दी जा सकती है। तो अगला पढ़ेंगे बच्चों चौथे भाग में आपका तीसरे भाग में सारणियों के प्रकार। आज के लिए बेटा गुड डे।